नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। हिस्ट्री के लेक्चर में, मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर में मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत पूरी तरह से मुस्लिमों का शासन रहा है भारत में, स्पेशली तुर्कों का शासन रहा है जो दिल्ली सल्तनत रहा है। ये 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। इसका जो है 2 पार्ट वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासन, दूसरा वंश खिलजी वंश, जो कि कब से कब तक चला जाए, 1290 से लेकर 1320 तक। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं जो लोग पहली बार लेक्चर दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। कहाँ से होती है? गुलाम वंश से होती है, स्लेव डायनेस्टी से होती है, जो कि कब से शुरू होती है? 1206 से लेकर 1290 तक। तो 1290 तक ये था जो को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद 1290 से लेकर 1320। ठीक है, खिलजी वंश की बात करेंगे। तो खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया, दूसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का। ये भी तुर्कों का शासन था, ये 30 वर्ष का शासन है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किस वंश का रहा है? तो मतलब ये सबसे कम शासन था। दे रूल फॉर मिनिमम टाइम, सबसे कम समय तक शासन आया। इनका मतलब शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ जो है रूल था पूरे भारत में। ठीक है, क्लियर है? पूरे भारत में तो वैसे भी नहीं था, जहाँ भारत के मैक्सिमम पोर्शन पे था। ठीक है, दे रूल्ड फॉर मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये बात होगी। तो इसमें कौन कौन से वंश आए थे? ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से शासक आए थे? तो सबसे पहले आया था जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक। फिर इसी बीच में थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही पल भर के लिए था रुकनुद्दीन खिलजी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, 20 साल तक इसने शासन किया। और कहना होगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावी शासन इसी ने दिया था। पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करो, नॉट अबाउट ओनली खिलजी। ठीक है, शहाबुद्दीन उमर उसके बाद आता 1316 में। ठीक है, इसकी हत्या हो जाती है। मुबारक खिलजी तो 1316 से लेकर 20 तक शासन करता है। फिर खुसरो थोड़ी देर के लिए होता है। ठीक है, हाँ, अंतिम शासक एक तरह से देखा जाए तो खुसरो ही होगा। कुछ किताब आपको मुबारक शाह खिलजी भी बोलते हैं, तो याद रखना है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए जला उल्लू मुबारक हो, ये क्रम से लगाने को आ जाता है। जला उल्लू मुबारक हो, क्या करना है? जला उल्लू मुबारक हो, तो जला से जलालुद्दीन, उल्लू से अलाउद्दीन और मुबारक शाह, ये क्रम से लगाने को आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी क्या है। 1290 से 1296 तक शासन करते हैं ये। ठीक है, ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इनका पुराना नाम क्या था? फिरोज खिलजी, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण कर ली। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन व्हेन वंस ही थ्रोन टू द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये बात हो गई। पुराना नाम क्या था? फिरोज खिलजी। कभी कभी ऐसे पुराने नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला शासक था खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी वंश का संस्थापक ये भी तुर्क थे, हमने आपको बताया था। दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर शासक क्या थे? तुर्क थे। ठीक है, केवल एक अफगानी थे जो कि कौन होंगे? क्या कहते हैं कि लोधी वंश, जो अंतिम वंश होगा वो अफगानी होंगे, बाकी सारे के सारे तुर्क होंगे। इसने अपनी जो पहली राजधानी बनाई वो किलोखरी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? दिल्ली नहीं बनी, दिल्ली के पास ही है किलोखरी। ठीक है, किलोखरी की राजधानी बनाए थे। ही मेड किलोखरी द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, देखिए, अगर हम दिल्ली सल्तनत की राजधानियों का क्रम देखें तो सबसे पहले क्या था? लाहौर था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। लाहौर के बाद जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाया, दिल्ली को बनाया था अपनी राजधानी। और दिल्ली के बाद अब आता है किलोखरी। तो कभी कभी क्रम से पूछ लेता है कि निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के राजधानियों को क्रम से लगाइए उनके जो है शासन के दौरान। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने को आ जाएगा, तो आप लोग सेट कर लीजिएगा प्लीज़। किलोखरी बनाया। फिर राज्याभिषेक किस समय? ध्यान दीजिए, जिसकी आयु 70 साल का था, ये वृद्ध अवस्था में था, इतना ज़्यादा प्रशासन में चुस्त दुरुस्त नहीं था। ही वॉज नॉट मच एक्यूरेट और फिट इनफ टू रूल दी सॉरी डायनेस्टी। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद इसने जो है, इसका जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा भी था, इसका दामाद भी था। ठीक है, अब मुस्लिमों में शासन हो जाता है, मतलब शादी हो जाती है, भतीजे मतलब जो है चचेरे भाई बहन में शादी हो जाती है। तो यहाँ पर भी हुई थी, जलालुद्दीन की बिटिया से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, ज़बरदस्ती शादी की थी। तो 1296 में क्या होता है? अलाउद्दीन जो खिलजी होता है, इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है? गुरशास्प।
क्या नाम होता था? गुरशास्प। देखिए ये था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिए। अगर आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो वहाँ पर ये सीन है। ठीक है, होता क्या है समझिए। देखो, जलालुद्दीन 70 साल का था, ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा नहीं सकता था। तो गुरशास्प जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके अंदर महत्वाकांक्षी था। ये महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी बोले तो ही वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट टू रूल खिलजी डायनेस्टी। ये शासक बनना चाहता था, तो इसके लिए षड्यंत्र कर रहा था। अच्छा, इसको पता था, किसको? जलालुद्दीन खिलजी को पता था कि भैया ये षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि ये ताकतवर था, इसलिए अपने अंदर से वो भी षड्यंत्र कर रहे थे। तो फिर इसको दिल्ली फतेह करने के लिए भेजा गया। क्या भेजा गया? दिल्ली फतेह की जाओ, दिल्ली करें, दक्षिण फतेह के लिए भेजा गया कि साउथ को जीत कर आओ। तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में साउथ को जीतने का लक्ष्य रखा गया। वो साउथ को जीतता भी है, बहुत सारा धन संपदा जीत कर आता है। तो बहुत सारा जब धन संपदा, बहुत ज़्यादा जो इसमें ट्रेजरी जीत कर आता है, तो प्लान ये था जलालुद्दीन खिलजी का। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर कड़ा मानिकपुर जो कि ये प्रयागराज के पास है, यहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाए। बट ही वॉज स्मार्ट इनफ। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने बल्कि पहले से ही प्लान कर रखा था। तो इनको बुलाया, चाचा गले मिलो, तो गले मिलते हैं। फिर उसने गाना गाया अलाउद्दीन खिलजी ने, लग जा गले ये दिन ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात ना हो। देख मारा जो है चक्कू पीछे से, और सही में मुलाकात नहीं हुई उसके बाद। कहने का तात्पर्य धोखे से उसकी हत्या कर दी। तो एग्जाम में पूछ लेता है जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या किसने की थी? जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या उसके खुद के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो षड्यंत्र के द्वारा ये आया है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है इसके सुधारों से पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर 1316 तक 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करेगा, खिलजी डायनेस्टी को रूल करेगा। 1296 से 1316 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, पहले बता दिए। 1296 में उसने जलालुद्दीन की हत्या कर और सुल्तान बन बैठा। ठीक है, इसके दिल्ली सल्तनत पर, सुल्तान होने पर, दिल्ली सल्तनत का ये जब सुल्तान होता है तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसी ने किया। सबसे ज़्यादा खूंखार आदमी था ये, सबसे ज़्यादा चुस्त दुरुस्त लड़ाका था। ठीक है, तो इसने पूरे दक्षिण भारत को जीता। अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये इलाका इसने जीता था। तो इसका जो ये पूरा यहाँ टेबल है, यहाँ पे पूरा का पूरा उसने जो है जीता था। तो यहाँ पर आकर आपको बताएं तो अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध अभियान था, इसका जो वार कैंपेन शुरू हुआ, पहला अभियान उसने अपने भाई उलूग खां और वजीर खां नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के हिंदू राजा कर्णदेव को हराया। तो गुजरात का जो हिंदू राजा था, ये देखिए गुजरात, ठीक है, तो हिंदू राजा इसको हराकर पहले गुजरात पर कब्जा किया। ठीक है, किसको हराया? कर्णदेव को। ठीक है, लूट में खिलजी सेना ने काफूर 1000 दिनारी को कैद कर दिल्ली लाया। देखिए, जो मलिक काफूर होगा, ये इसका नाम होगा पूरा मलिक काफूर, तो बाद में मलिक का इसको दर्जा दिया गया। ठीक है, तो मलिक काफूर एक क्या था? गे था। ठीक है, ही वॉज गे, मतलब आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, और वो गुलाम भी था। ठीक है, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। तो इसको कैद कर दिल्ली लाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मलिक का पद दे दिया, एक तरह से वो सेनापति टाइप का हो गया। ठीक है, फिर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतता है अलाउद्दीन खिलजी। 1309 में सिवाना को जीतता है और इसी के आसपास जालौर को भी अपने अधीन कर लिया। यानी कि ये आपका जो राजस्थान का इलाका है, ये सारा का सारा ये वाला इलाका इसने जीता। देख रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, पूरा जो है अपना शासन का विस्तार कर रहा है, अपनी जो क्या कहते हैं टेरिटरी है उसको एक्सटेंड कर रहा है। उज्जैन को हराया, मध्य प्रदेश के आसपास धार, मांडू, चंदेरी, ये सारे के सारे छोटे छोटे राज्यों के जीता। फिर मलिक काफूर के ही नेतृत्व में उसने दक्षिण अभियान की शुरुआत की, साउथ की और उसने कैंपेन किया। और साउथ के कैंपेन में उसने देवगिरी को जीता। देवगिरी ये आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद औरंगल को जीता। औरंगल ये रहा जो काकतीय वंश का था। ठीक है, यहाँ पर उसने बल्लाल देव को मार डाला। ठीक है, बल्लाल देव ने मर नहीं डाला, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये बल्लाल देव बाहुबली के नहीं थे। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे कुछ माइनर से इनपुट्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ये समझ में आ रहा है? इस प्रकार जो तुर्कों का शासन था, यहाँ मुसलमानी राज लिखा है, तुर्की राज होना है। तुर्की राज कन्याकुमारी के दोनों एरिया तक पहुँच गया है, यानी दक्षिण तक पहुँच गया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार दक्षिण विजय करने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला शासक था जिसने मंगोलों को पराजित किया। अब ये मंगोल क्या होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, ये आपका जो ये चीन वाला इलाका, इसके जरा सा ऊपर क्या होते थे? मंगोल होते थे। ठीक है, मंगोल एक जो है आदिवासी, मतलब एक ट्राइब्स होती थी
ठीक है, मंगोल। और ज़्यादातर लोग इनको मुस्लिम मानते हैं, तो हो सकता है मुस्लिम भी हो सकता नहीं भी हो, बहुत सारे इसके लेकर मत हैं इतिहासकारों का। ठीक है, तो मंगोल यहाँ से आते थे, भारत पे आक्रमण करते थे और भारत में आक्रमण करके खून खराबा करके वापस चले जाते थे। ये इल्तुतमिश के शासनकाल से ही शुरू हो चुका था। ठीक है, इल्तुतमिश था, बलबन था, सब हो रहा था, लेकिन कोई इसको परास्त नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने मंगोलों को हराया, ये बहुत बड़ी बात हुई। ठीक है, तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, मंगोलों को पराजित करने वाला शासक पहला कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। और जैसे ही ये मंगोलों को पराजित करता है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ताकत को हराता है। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की, सिकंदर ए आजम, आजम का सिकंदर। सिकंदर क्यों, अलेक्जेंडर, ऐसा माना जाता है कि दूसरे अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था, तो अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं हारा था, इसलिए सिकंदर आजम की उपाधि धारण की इसने। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इल्तुतमिश ने कौन से धारण की थी, सुल्तान ए आजम। ठीक है, सुल्तान ए आजम, इसका सिकंदर ए आजम। बलबन ने कौन सा धारण किया था, जिल्ले इलाही, नियामत खुदाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा था, सिपा सालार था, लाख बख्श था। तो ये सारी उपाधियां याद रखना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अलाउद्दीन अपने रिफॉर्म्स के लिए जाना चाहता है। ठीक है, अपने द्वारा किए गए सुधार के लिए जाना था। भाई 20 साल तक कोई शासन करेगा बिना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, हमें समझना होगा। तो इसमें सबसे पहले मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आता है। तो मार्केट रिफॉर्म से क्या करता है, मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम अडॉप्ट करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाजार नीमत कि बाजार कीमत नियंत्रण प्रणाली। अभी ये क्या होता है, बाजार कीमत नियंत्रण प्रणाली एक तरह का आरबीआई जैसा काम है कि सबकी प्राइसेस को क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं या इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी होती है, उनके प्राइसेस को इसने फिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है, फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा पे कोई नहीं बेचेगा। तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता था व्यवसायियों का। तो इस तरह से क्या कर रहा है, पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल कर रहा है फॉर द सेक ऑफ पीपल, समझ लो, लोगों की भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ नियम लागू कर रहे हो, अगर कोई नियम लागू कर रहे हैं तो उसकी जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक वो पूरी तरह से पॉलिसी ग्राउंड पर उस इफेक्टिव तरीके से नहीं लागू हो पाएगी जो आपको चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या किया, मार्केट इंस्पेक्टर या मार्केट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया, जिसे शहनाई मंडी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शहनाई मंडी किसने नियुक्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस लिए किया था, मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आया। और इसकी देख रेख के लिए डिपार्टमेंट भी तो चाहिए होगा भाई, ये तो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी है और ये क्या है, ऑफिसर है। तो इसके लिए ऑफिस चाहिए ना, ऑफिस मतलब रियासत चाहिए ना, और तुर्कों में ऑफिस को रियासत बोला जाता था, तो इसे दीवाने रियासत बोला जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार दीवाने रियासत कौन लेकर आया, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये दीवाने रियासत एक तरह से इकोनॉमिक डिपार्टमेंट था, आजकल का जैसे वित्त मंत्रालय, समझ में आ रहा है, इस तरह से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था। इससे पहले दीवाने, आपको याद आया, दीवाने आरिस सैन्य विभाग था, बलबन लेकर आया था। फिर दीवाने बारिद, ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो था, ये भी कौन लेकर आया था, बलबन लेकर आया था। तो अभी दीवाने रियासत आया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है, जो फर्टाइल लैंड है गंगा यमुना के बीच, जिसे दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोआब। तो वहां पर दोआब टैक्स लगा। ऐसे समझिए, ये यमुना है, ये गंगा, ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है आपका क्या है, ये बीच वाला इस सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है भारत का। तो यहाँ पे उत्पादन अच्छा होता था, यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर टैक्स जो है बढ़ा दिया, और इसी को टैक्स को क्या कहा गया, दो आब। क्या कहा गया, दो आब। आब माने नदी, और दो नदियों के बीच का मैदान को दो आब कहते हैं, 5 नदियों के बीच के मैदान को पंजाब कहते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो आब टैक्स की दर कितनी रखी, 50%। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो आब टैक्स की दर कितनी रखी थी, जो है 50%। और ये कहाँ लागू किया गया, इसकी जोग्राफिकल एरिया क्या था, गंगा यमुना के बीच में। ठीक। दूसरी बात, रेवेन्यू को एकत्र करने के लिए उसने दीवाने मुस्तखराज नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया। भाई टैक्स लगा तो दिया, अधिकारी चाहिए ना। तो दीवाने मुस्तखराज क्या था, ये एक डिपार्टमेंट था, और ये डिपार्टमेंट क्या करता था, टैक्स वसूलता था। एक डिपार्टमेंट क्या करता था, मार्केट पर नजर रखता था। देख रहे हो, पूरा का पूरा पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है। दूसरी चीज, कोई भी साम्राज्य मजबूत तब बनती है जब उसकी सेना मजबूत होती है। तो सेना में भी सुधार किया उसने। तो इसने क्या किया, सेना को नियमित और नकद वेतन देना प्रारंभ किया। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड कैश एंड रेगुलर सैलरी टू द आर्मी। एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट कैश और रेगुलर जो वेतन था वो कैसे दिया जाता, किसके द्वारा दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, इसके पहले बलबन थे, बलबन से पहले इल्तुतमिश थे। सब भाड़े के सैनिक रखते थे, भाड़े के सैनिक मतलब ठेके पर, कि इनको बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा और उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, क्योंकि ये हमेशा युद्ध करता था तो इसको सेना की जरूरत थी, तो इसलिए क्या किया, रेगुलर सैलरी पे रखा वेतन, उनको वेतन लगातार दिया, कैश वेतन दिया। तो इससे क्या होता था, सेना का मोराल नहीं डाउन होता था। ठीक है। हाँ, दूसरी बात,
इसके शासनकाल में घोड़े बहुत चोरी हो जाते थे। क्या हो जाते थे? जो भी देखो तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, आप समझिए, जो व्यक्ति, क्या होता था, पैसा नहीं मिलता था पहले, ठीक है, सेनों की क्या समस्या थी, पैसा नहीं मिलता था, तो क्या होते थे, जब ठेका मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो क्या होते थे, वो घोड़ा उठा के चल देते थे दूसरे यहाँ, फलाने के यहाँ राज्य करने। जैसे मान लो एक राज्य ये, एक राज्य है, यहाँ से बुलावा, तो अब इस राज्य का घोड़ा लेकर पहुंच गए, वहां से युद्ध करने लगे। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो उसने क्या किया, घोड़ों का आधार कार्ड बनवा दिया। अब आप लोग हंसेंगे कि घोड़ों का आधार कार्ड कैसे होता है। उसने दाग व हुलिया सिस्टम लेकर आया। इस इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, दाग व हुलिया सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ये कोई घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा, मान लो ये घोड़ा है, पता नहीं कौन सा घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है। तो ये मान लीजिए कोई सैनिक है, राम जी, ठीक है, राम जी को ये अलॉट हुआ है। तो क्या किया जाएगा, राम जी का हुलिया बना दिया जाएगा, ठीक है, हुलिया, राम जी का हुलिया बना दिया जाए, एक तरह से इनका चकल बना दिया जाएगा, और इसको ये घोड़े को ब्रांडिंग कर दी जाएगी। ब्रांडिंग का मतलब होता है इसमें मार्किंग कर दी जाएगी, और एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, और बोल दिया जाएगा इस फेस वाले आदमी को ये वाला घोड़ा दिया गया है। तो जब भी ये नंबर वाला घोड़ा गायब होगा तो राम जी को पकड़ा जाएगा और राम जी को ठोका जाएगा, भैया कहाँ है घोड़ा। तो इस तरह से घोड़ों की चोरी को रोका। नकद वेतन किया, तो सेना में सुधार किया, तो दाग व हुलिया सिस्टम लेकर आया, जिसमें सैनिकों की हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अलावा उसने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, अलाई दरवाजा का निर्माण किया। ये अलाई दरवाजा ये रहा। कुतुब मीनार गए हो कभी, जाइएगा तो वहाँ पर यही है अलाई दरवाजा, एकदम फ्रंट में आपको मिलेगा, ये अलाई दरवाजा है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अलाई दरवाजा कहाँ है, तो कहाँ है भैया, ये दिल्ली में है। किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, और ये कहाँ पर है, कुतुब मीनार के प्रांगण में है, उसी के प्रेमाइसेस में है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या होता है, उसका जो छोटा सा बेटा होता है शहाबुद्दीन, उसकी हत्या हो जाती है। और फिर मुबारक शाह खिलजी शासन करता है 1216 से लेकर 1200 जो है 20 तक, 4 वर्ष तक शासन करता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सुल्तान बनने के लिए षड्यंत्र किया, हमने आपको बताया था। शहाबुद्दीन की हत्या करवा देता, नवजात शिशु था उसकी हत्या करवा देता, और स्वयं सत्ता का उपभोग करने लगा। फिर क्या होता है, कापुर की भी हत्या कर दी गई, कापुर की ही देखरेख में सब कुछ होता था। ये ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाए, ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा बोला, कैलिफ बोला। खलीफा क्या होता है, हमने आपको बताया था। इस्लाम में सत्ता पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की सत्ता किसके हाथ में, अल्लाह को माना गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह तो भाई धरती पे है नहीं, वो किसी और दुनिया में है, ऐसा इस्लाम का मानना है, ठीक है। कहीं है, कहाँ है पता नहीं है, लेकिन वो धरती पे नहीं है, ठीक है। तो धरती पर मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन होगा, खलीफा होगा। समझ में आया, ये ऐसा इस्लामिक शासन में होता था। लेकिन इसने क्या किया, और इस खलीफा कहाँ होते थे, अरब में बैठते थे। समझ में आया। तो इसने क्या किया, अपने आप को हिंदुस्तानी खलीफा घोषित कर दिया। इनसे इनकी खलीफा से इनका कोई मतलब था। तो मुबारक शाह खिलजी पहला ऐसा आदमी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये था मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह के बाद एक देखते हैं क्या, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कोई शासक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई शासक नहीं है। इससे पहले जो आपने खुसरो देखा था वो केवल ऐसा नाम मात्र का है। अमीर खुसरो कोई शासक नहीं है। ये क्या था, ये दरबारी था, राग दरबारी गाने वाला आदमी था। राग दरबारी समझते हो, तो सत्ता की प्रशंसा करने वाले। जैसे आजकल जो मीडिया में बैठे हैं ना, मोदी जी ने इधर कुछ किया, इधर फटाफट फटाफट फटाफट। मोदी जी को भी जितने फायदे नहीं पता होंगे उतने ये मीडिया के लोगों को पता होता है, सारे फायदे गिना देते हैं। बाद में पता लगता है मोदी जी ने तो वापस ले लिया, अब सारा फायदा का क्या करें। उसी तरह से क्या होते हैं, राग दरबारी होते हैं। तो ये क्या करता था, जो है लोगों को मनोरंजन करता था, ठीक है। तो ये कैसे मनोरंजन करता था, आइए समझते हैं। तो अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता था। ही इज़ द फादर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिकल। देखो, भारतीय जो शास्त्रीय म्यूजिक है उसके दो ब्रांचेस हैं, एक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा है कार्नाटिक। कार्नाटिक मतलब साउथ इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है, दो ब्रांच है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो चलता है, पाकिस्तान में जो चलता है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, जिसकी जगह जैसे कि आप लोग जानते हैं कव्वाली। कव्वाली एक प्रकार का क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। ख्याल, ख्याल भी क्या है, गज़ल, ठुमरी, ये सब क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। अगर अब ये क्या होते हैं, जब आप यूट्यूब पे जाके ख्याल डालिएगा तो उसके राग, उसकी विधाएं, उसकी जो जेस्चर सर्व आपको पता चलेगा। गज़ल तो जानते ही हो, जो शॉल वॉल ओढ़ के गाते हैं ना, जो लोग टाइम जो है एक ही बात को 5 बार कहते हैं तब जाके लोगों को समझ में आता है, वो गज़ल होती है, ठीक है। ठुमरी थोड़ा सा और ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये सब जो संगीत की विधाएं हैं, ये जब जो ये फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक है, इनको डेवलप किया था किसने, अमीर खुसरो ने। सितार, तबला जैसे वाद्य यंत्र यानी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को इसने इंट्रोड्यूस किया था। और इसने अपनी सेवाई गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी व गयासुद्दीन तुगलक को भी दिया था। अभी अगला जो शासक होने वाला है तुगलक वंश का, वो गयासुद्दीन तुगलक होगा। इतना सुरीला आदमी था, इसलिए इसको क्या बोला गया, तोताए हिंद बोला गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि तोताए हिंद नमक किसको उपाधि दी गई थी, तो वो अमीर खुसरो को दी गई थी, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था खिलजी वंश में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। और ये यहीं से सारा का आपका प्रीलिम्स तक के कवर हो जाएंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ आपका वनडे एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लेक्चर बनाए लेक्चर पर आशीर्वाद बनाए रखें। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, ना हमें भी जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम उसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। शेयर करो, व्यूज़ बढ़ाइए, ठीक है, तभी वीडियो आगे आगे आएंगे, अदरवाइज मैं वीडियो बंद कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।